ना फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग ऐसा डिस्कस करने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। लेट अस हैव सम डिस्कशन बिफोर वी राइट आंसर। तो सबसे पहले डिस्कशन के ऊपर फोकस करेंगे। आंसर अभी कुछ लिखना नहीं है, नोट्स भी कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगा। अच्छा, whenever we are required to make the computation of the working capital, तो हमको क्वेश्चन में सबसे पहले ये वेरीफाई करने का that whether we have been given information that say it is a new company or it is an existing company। कैसा हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है वो सबसे पहले हमको देख लेने का। क्या हमको नए कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है या एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। अगर फ्रेंड्स हमको नए कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है देन इन दैट केस यूजुअली मेरा सजेशन ऐसा होता है that we will make the computation of the working capital requirement in 4 steps। मैं जनरली 4 स्टेप्स रेकमेंड करता हूं। पहला स्टेप में मैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस का कैलकुलेशन करवाता हूं। सेकेंड स्टेप में हम लोग फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट स्टेप में हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो यूजुअली ये 4 स्टेप में हम लोग आंसर करेंगे। अगर हमको एग्जिस्टिंग कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रखा है तो यूजुअली मैं 2 स्टेप सजेस्ट करता हूं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे और दूसरे स्टेप में हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो there are 2 types of question only that we have say in working capital। एक होता है नए कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करो और दूसरा होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करो। सिंपली क्या करने का, नया कंपनी है तो यूजुअली फॉलो दीज 4 स्टेप्स फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग आंसर एंड फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी दीज आर द 2 स्टेप्स दैट से वी हैव टू फॉलो। ये एक चीज है जो मुझे आपको समझाना है। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट से जो हमारा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यूजुअली वी आर प्रोवाइडेड विद अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंफॉर्मेशन और हमको उस हिसाब से वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द आंसर। व्हेन आई से इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंफॉर्मेशन, तो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फ्रेंड्स, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a kind of statement which is very similar to the cost sheet। उसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेट्स से व्हाट इज द समथिंग लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट। ये सब का कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके ऊपर से हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे वर्किंग कैपिटल का। ये जो मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फैक्ट्री कॉस्ट ये सब बता रहा हूं that we are going to prepare in our step number 3 in case of a new company and in step number 1 in case of an existing company। और फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको क्या कंपनी का इस हिसाब से ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन दे रखा होगा और फिर हमको ऐसा दे रखा होगा साथ साथ में that what is the time period for which we hold the raw material, what is our production cycle, what is the time period for which we hold the finished goods, what is our average collection period, what is our average payment period। इन सब के बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सो whatever the information that say we calculate in our step number 3 और ये इंफॉर्मेशन जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके ऊपर से हमको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि वी विल मेक द कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 12 months or 360 days or 365 days or 52 weeks as the case may be into raw material holding period। वैसा का वैसा कुछ WIP के लिए, नए कंपनी में तो WIP में सेपरेट ही कैलकुलेट करवा देता हूं। देन फिनिश गुड्स
then debtors and so on. ऐसा करके हमको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल. नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ. हम लोग जो जनरली जो कॉस्ट शीट बनाते हैं in that say we consider depreciation as one of the expense, because usually जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है या फैक्ट्री का बिल्डिंग है उसके ऊपर डिप्रीशिएशन को हम लोग कंसीडर करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट शीट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग. पर यहाँ पे हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पता है कि डिप्रीशिएशन को हमारे कॉस्ट शीट के कैलकुलेशन में इग्नोर करना है. जब हमको वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन बोला हो तब क्यों ऐसा, वो मैं आपको समझाता हूं. नॉर्मली अगर आप सोचो तो हम लोग वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें करते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स में क्या आता है भाई, स्टॉक आता है, डेटर्स आता है. स्टॉक में ऑफ कोर्स सब स्टॉक आते हैं. रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, फिर कैश एंड बैंक है, देन एडवांस टैक्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है. ये सब हमारे लाइक करंट एसेट्स में आते हैं. माइनस करंट लायबिलिटीज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को डिडक्ट करते हैं, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, टैक्स प्रोविजन को डिडक्ट करते हैं. ऐसा करके हम लोग नॉर्मली ये वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन किस लिए किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द फाइनेंस. यहाँ पे हम लोग ऐसा समझते हैं that we are going to prepare this working capital investment. वर्किंग कैपिटल का जो भी पैसे का जरूरत है उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे and we will approach to the bank for the purpose of taking loan. हम लोग बैंक के पास जाएंगे for the purpose of raising funds. तो बैंक का क्या कहना होता है पता है, बैंक का कहना ऐसा होता है कि आपका ये जो WIP का स्टॉक का वैल्यूएशन होता है उसमें यू इंक्लूड द फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड में आप डिप्रीशिएशन इंक्लूड करते हो, जबकि डिप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है. इसलिए आपको WIP का वैल्यूएशन जो करना है उसमें डिप्रीशिएशन को लेना नहीं है. आपको जो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है वापस उसमें आपको डिप्रीशिएशन को ध्यान में लेना नहीं है. Why? Because the depreciation is a non-cash item and you don't have to make any investment out of your pocket when you are making investment in the finished goods. Because the depreciation is a non-cash item, इसलिए आपका ये जो normal valuation होता है ना उसमें से आपको depreciation को इग्नोर करना है. तो जब हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं for cash cost of the sales, at that time we have to ignore depreciation. फर्दर वी अंडरस्टैंड दैट से हमारा नॉर्मली जो डेटास का वर्किंग होता है वो कैसे होता है. नॉर्मली हमारा डेटास का वर्किंग कुछ ऐसा होता है, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो हमारे पास एक महीने का आ जाता है, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड. नाउ अगर हम लोग थोड़ा लॉजिकली और सोचे सेल्स, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इट इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज द सेल प्राइस. इसलिए यहाँ पे से जब हम लोग वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट को इग्नोर किया जाएगा. व्हाई? बिकॉज फॉर द प्रॉफिट यू डू नॉट रिक्वायर द फाइनेंसिंग. हम लोग बैंक के पास जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस. तो बैंक का क्या कहना है कि प्रॉफिट के लिए थोड़ी आपको पैसा चाहिए, तो आप प्रॉफिट को इग्नोर करो जब आप डेटर्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं. अच्छा, टोटल कॉस्ट में वापस क्या होगा, डिप्रीशिएशन इंक्लूडेड होगा, इसलिए वो डिप्रीशिएशन को भी एक्सक्लूड करो व्हेन यू आर मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ द डेटर्स फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. सो वी कैन से दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी हैव इन दिस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन. एक वर्किंग कैपिटल, दूसरा फिनिश गुड्स और तीसरा डेटर्स. जो भी हमारा WIP होगा और फिनिश गुड्स होगा उसमें हम लोग डिप्रीशिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, और जो भी हमारा डेटर्स का वैल्यूएशन होगा उसमें न केवल डिप्रीशिएशन बट प्रॉफिट को भी वैल्यूएशन में एक्सक्लूड किया जाएगा. सो राइट ऑन अ जनरल नोट,
it down. Working capital calculation. In the write down first point, whenever there is a question for working capital calculation, comma, we have to see whether information is given for a new company, B, an existing company. Full stop. Second point, if directly or indirectly it has not been given that it is a new company, comma, we assume that it is an existing company. Full stop. Third point, generally we will follow under mentioned sequence for calculating working capital requirement. So write down new company, existing company. In case of new company, step number 1, WIP. Step number 2, finished goods. Step number 3, cash cost of sales. Step number 4, working capital. For an existing company, step number 1, cash cost of sales. Step number 2, working capital. Fourth point, generally we are provided with information about
a manufacturing concern, comma, for working capital calculation, full stop. In that case, we have to make sure that WIP and finished goods valuation is without considering depreciation, because depreciation is a non-cash item. Full stop. Fifth point, debtors will be valued at cash cost instead of on sales value. Full stop. Sales value includes profit element, comma. However, company does not have to invest for profit. Full stop. In addition to that, even in total cost, comma, depreciation is included, which will be excluded for debtors valuation. Full stop. Sixth point, generally working capital requirement statement will be as under. Column number 1 is particulars and column number 2 is amount. In particulars, we will write raw material stock. It is raw material consumption divided by 12 months
into raw material holding period, 12 months or like 360 days or 365 days or 52 weeks. Okay, that we have to understand it accordingly. WIP stock, usually for that we'll prepare the working note. Finished goods, in that COGS, cost of goods sold, divided by 12 months into finished goods holding period. Debtors, and this is important, numerator will be not sales, not total cost, but we will be having cash cost of credit sales divided by 12 months into average collection period. That is the debtors. Cash and bank, usually for that express value will be given. We may be provided with any prepaid expenses. Then advance checks. Again for that say we may be provided with some information. Next is creditors for raw material. In that the formula would be annual credit purchases divided by 12 months into average payment period. Then creditors for expenses. Next is income tax provision. Like that, so these are the usual things that we will have. Current assets minus current liabilities would be working capital before margin for contingencies. कई बार हमको क्या दे रखा होता है कि भाई जो भी वर्किंग कैपिटल का आंसर है ना उसमें 10% ऐड कर देना. क्यों? क्योंकि अपना जो भी एस्टिमेशन है उसमें थोड़ा गलती हो सकता है. सो अगर ऐसा कुछ दे रखा है देन इन दैट केस वी हैव टू ऐड मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज. उसके बाद हमारा आएगा टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. So this is the way we prepare mostly a statement for working capital requirement. कई बार हमको मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज नहीं भी दे रखा होता है, कई बार हमको दे रखा होता है. जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से हमको आगे लिखना है.